हेलो दोस्तों, वैदिक गुरु चैनल पर आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है आप सब बहुत अच्छे होंगे। कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन को बढ़िया बनाइए और आप लोग हमारे चैनल पर बने रहिएगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। वीडियो को पूरा देखिए। इसके पहले वाली कक्षा में हम आपके लिए संस्कृत के कुछ क्वेश्चंस लेकर आए थे जो शिक्षण के भी थे और उसमें जो है गद्यांश भी था। तो यहाँ पर आज हम आपके लिए संस्कृत के कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्यूमिनस्य कमिनस्य अन्योन्याश्रय परिकल्पनानुसारम अधोलिखितेषु किम अन्योन्याश्रिता वर्तते। एक क्यूमिनस महोदय हैं जिन्होंने भाषा के बारे में कुछ सिद्धांत दिए हैं। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं, क्वेश्चन को देखेंगे कि क्यूमिनस की जो अंतर्निर्भरता परिकल्पना है अन्योन्याश्रय परिकल्पना अनुसारम, इनकी जो अंतर्निर्भरता परिकल्पना है उसके अनुसार अधोलिखित में से किम अन्योन्याश्रिता वर्तते, इनमें से कौन सा जो है अन्योन्याश्रित एक दूसरे से पर निर्भर है। ठीक है, अन्योन्याश्रिता एक दूसरे पर आश्रित है। तो पहला है द्वितीय भाषायाम पठनम लेखनम च, द्वितीय भाषा जो है में पठन और लेखन। सेकंड ऑप्शन कहता है प्रथम भाषायाम द्वितीय भाषायाम च मूलभूत अंतर्वैयक्तिक कौशल, प्रथम और द्वितीय भाषा में बुनियादी अंतर्वैयक्तिक कौशल। थर्ड ऑप्शन कहता है कि द्वितीय भाषाया अवबोध परिणाम च, द्वितीय भाषा के अवबोध मतलब जो बोधगम्यता है वो और उसका परिणाम। फोर्थ कहता है कि प्रथम भाषायाम द्वितीय भाषायाम च संज्ञानात्मक शैक्षणिक प्रवीण्यम, प्रथम और द्वितीय भाषा में संज्ञानात्मक जो निपुणता है, अकादमिक निपुणता है। देखिए, क्यूमिन के बारे में हम लोग कुछ चर्चा कर देंगे। इनकी जो परिकल्पना है उसमें इन्होंने कहा है कि क्यूमिन जो है इनकी परिकल्पना अंतर्निर्भरता परिकल्पना है। ठीक है, तो इनकी परिकल्पना में यह कहा है कि एक भाषा में जो संज्ञानात्मक और शैक्षणिक कौशल होता है वो दूसरी भाषा में स्थानांतरित हो सकता है। ठीक, एक भाषा से दूसरी भाषा में वो जा सकता है। इन्होंने भाषा को दो प्रकार के माने, एक BICS बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है, और एक कल्प CALP, ठीक है, कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। उन्होंने दो माना है। एक भाषा को BICS मतलब बेसिक इंटरपर्सनल, जो मतलब एक नॉर्मल सी बेसिक सी जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन मतलब रोज़मर्रा की जो बोलचाल की भाषा होती है, कम्युनिकेशन स्किल होती है उसको। और दूसरा CALP, इसमें क्या होता है कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, मतलब औपचारिक भाषा जो होती है, ऑफिशियल जो है भाषा होती है जिसमें व्यक्ति जो है अपने आप को चेंज करके जो अपने आप को प्रदर्शित करता है औपचारिक रूप से। ठीक है, तो ये आपका CALP मतलब कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में आ जाता है। और BICS इसमें क्या आ जाता है बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में, कि रोज़मर्रा की बोलचाल जैसे लोग अपने फ्रेंड से दोस्तों से बोल देते हैं, घर में बोलते हैं, खेल के मैदान में बोलते हैं। ठीक, ये सब जो है ये आपका बेसिक इंटरपर्सनल में आता है। और कॉग्निटिव वाले में क्या आता है कि जैसे न्यूज़ एंकर हो गया, ठीक, या फिर कहीं बाहर स्कूल कॉलेज में बोले जाने वाली भाषा टीचर से जो मतलब बोलते हैं लोग, और ऑफिस में बोली जाने वाली भाषा, ये सब जो है आपका कॉग्निटिव एकेडमिक जो है कल्प में आ जाएगा। ठीक, कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में आ जाएगा। तो ये जो है यूक्यूमिनस ने दिया है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है कि इन्होंने कहा है कि क्यूमिनस ने की अंतर्निर्भरता परिकल्पना के अनुसार जो है इनमें से कौन सी एक दूसरे से पारस्परिक रूप से निर्भर है। तो इसमें आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसमें हो जाएगा कि प्रथम भाषा जो होती है द्वितीय भाषा, प्रथम भाषा और द्वितीय भाषा जो होती है वो संज्ञानात्मक शैक्षणिक भाषा पर निर्भर होती है। ठीक,
प्रथम भाषायाम द्वितीय भाषायाम च संज्ञानात्मक शैक्षणिक प्रवीणम, मतलब प्रथम भाषा जो होती है, प्रथम भाषा और द्वितीय भाषा, ये संज्ञानात्मक शैक्षणिक जो संज्ञानात्मक शैक्षणिकता होती है उसमें निपुण प्रवीण होते हैं। ठीक, कॉग्निटिव एकेडमिक प्रोफिशिएंसी में ये लोग ये निपुण होते हैं। तो इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। वर्णनम वर्णमालायाम वर्णमालाया स्थानीय शब्दानाम लघुकथा पाठस्य च कौशल प्राप्ति अधोलिखितम केन कथनेन न समर्थित। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा अक्षरों और वर्णमाला के स्थान पर शब्दों और लघुकथा सामग्री के आधार पर पठन कौशल आरंभ करने को तर्कसंगत नहीं ठहराता। वर्णनाम वर्णमाला नाम, वर्णों और वर्णमाला में के स्थानीय स्थान पर शब्दानाम शब्दों की जो लघुकथा पाठस्य शब्दों और लघुकथा का पाठ की जो कौशल प्राप्ति होती है वो अधोलिखित में से किसके कथन में नहीं होती है। पहला ऑप्शन है शब्द पाठ शब्दाः पाठः च अधिकतराः रुचिकराः भवन्ति किंतु वर्णाः न सन्ति। शब्द और पाठ्य सामग्री अधिक रुचिकर होते हैं जबकि अक्षर नहीं होते हैं। सेकंड कह रहे हैं कि पृथक वर्णानाम कंठस्थी कर्तुम शब्दानाम तुलनायाम अधिकम कठिनम भवन्ति। पृथक वर्णों का जो अलग अलग वर्ण होते हैं उनको याद करना शब्दों की तुलना में अधिक कठिन होता है। थर्ड कह रहे हैं कि प्राथमिक पाठकाः प्राथमिक स्तर पर जो पाठक होते हैं वह वृहद्केषु प्राथमिक स्तर पर शुरुआती जो पाठक होते हैं वो छोटी छोटी इकाइयों की तुलना में कंठस्थीकरण वृहद्केषु लघु एक तुलनायाम। कह रहे हैं कि जो प्राथमिक स्तर पर शुरुआती पाठक होते हैं वो छोटी छोटी इकाइयों की तुलना में श्रेष्ठ रूपेण संकेंद्रिता भवितुम शक्नुवन्ति, बेहतर तरीके से ध्यान केंद्रित कर पाते हैं ये। फोर्थ कह रहा है शब्दाः पाठः च सार्थक संयोगान चरयन्ति यम वर्णा कर्तुम न शक्नुवन्ति। शब्द और पाठ्य सामग्री सार्थक संबद्धता, मतलब शब्दाः पाठः शब्द और पाठ सार्थक संयोगान, इनका जो सार्थक संयोग है, चरयन्ति यम वर्णा कर्तुम न शक्नुवन्ति। कह रहे हैं कि जो संबद्धता सृजित कर पाती है वो अक्षर में नहीं कर पाते। ठीक, इसका अर्थ समझ लीजिए कि शब्द और पाठ जो होते हैं उसकी सामग्री जो होती है उसकी जो सार्थक संबद्धता सृजित कर पाती है जो कि अक्षर नहीं कर पाते हैं। मतलब शब्द जो होते हैं वो पाठ्य सामग्री को सार्थक संबद्धता दे पाते हैं लेकिन वर्ण जो होते हैं अक्षर जो होते हैं वो नहीं कर पाते हैं। तो देखिए वर्णनाम वर्णमाला नाम स्थाने, वर्ण और वर्णमाला के स्थान पर शब्दों की लघुकथा के बारे में बात की गई है कि शब्दों की लघुकथा का पाठ करना, शब्दों और लघुकथा का पाठ करना, इसमें जो कौशल होता है इनमें से किस कथन में नहीं है। तो देखिए आप लोग किस में हो सकता है, कौन सा हो सकता है। निगेटिव पूछा है, पहले तो यहाँ पर सर्कल करिए निगेटिव, क्या समर्थ नहीं है वर्णों और वर्णमाला के स्थान पर शब्द की लघुकथा का पाठ। तो प्राथमिक पाठ कह रहे हैं, अच्छा पहला कह रहा है, पहले वाले में कह रहे हैं कि शब्दों और पाठों का ज़्यादा से ज़्यादा रुचिकर होना, शब्द और पाठ जो है वो अधिकतर रुचिकर भवन्ति किंतु वर्णा न सन्ति। शब्द और पाठ जो है अधिकतर रुचिकर होते हैं किंतु वर्ण नहीं होते। सही बात है, अगर आप शब्द या पाठ को पढ़ेंगे तो उसमें पूरा का पूरा कुछ कंक्लूजन निकल कर आएगा, तो उसमें जो है वो रुचिकर होता, पढ़ने में आनंददायक आएगा, आनंददायक लगेगा, उसमें अर्थ निकलेगा। लेकिन अगर आप वही वर्ण को पढ़ोगे तो नहीं, तो ये पॉजिटिव में आ गया। पृथक वर्णानाम कंठस्थीकरणम शब्दानाम तुलनायाम अधिकम कठिनम भवति। पृथक वर्णों को कंठस्थी करना मतलब उसको याद करना, जो अलग अलग शब्द होते हैं, शब्दों की अपेक्षा जो होते हैं
पृथक अक्षरों को याद करना अधिक कठिन है? क्या ऐसा है? और पृथक वर्णों मतलब अलग अलग वर्ण को याद करना शब्दों की तुलना में अधिक कठिन होता है। थर्ड कह रहे हैं प्राथमिक पाठ का प्राथमिक स्तर पर जो पाठक होते हैं जिन्होंने अभी शुरुआत में पढ़ना शुरू किया है, छोटी छोटी इकाई की तुलना में बड़ी इकाइयों पर बेहतर तरीके से ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। कह रहे हैं कि जो शुरुआती पाठक होते हैं वो छोटी छोटी लघु मतलब छोटी छोटी इकाइयों की तुलना में बड़ी इकाइयों को बेहतर तरीके से ध्यान केंद्रित कर पाते हैं, ऐसा नहीं है। अभी तो उन्होंने पढ़ना स्टार्ट किया है, वो कहाँ से बड़ी बड़ी जो है इकाइयों को अच्छे से ध्यान केंद्रित कर पाएंगे? तो ये निगेटिव आ जाएगा, इसलिए ये आपका थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। भाषा उपभाषा विषय लिखते सुकिम भाषिकता दृष्टिया समीचीनम वर्तते। इसमें कह रहे हैं कि भाषा और उपभाषा के विषय में, ठीक, क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से भाषाओं और बोलियों के बारे में भाषिक रूप से सही है। भाषा और बोली के बारे में बात की गई है। अब देखिए भाषा और बोली जो होती है वो क्या है। भाषा जो होती है वो हम मौखिक रूप से बात करते हैं, ये मौखिक रूप से प्रदर्शित की जाती है, और बोली को भी हम मौखिक रूप से प्रदर्शित करते हैं। ये दोनों जो होते हैं भाषा और जो है ये बोली जो होते हैं इसमें ये सेम होते हैं, दोनों को मौखिक अभिव्यक्ति होती है, ठीक। भाषा जो होती है वो अमूर्त होती है, उसका रूप रंग आकार नहीं होता, और बोली का भी रूप रंग आकार नहीं होता। उपभाषा मतलब बोली जो होती है उसका भी रूप रंग आकार नहीं होता। और भाषा का क्षेत्र जो होता है वो व्यापक होता है, और लेकिन जो बोली होती है उसका क्षेत्र संकुचित होता है। क्यों संकुचित होता है? क्योंकि हर क्षेत्र में अलग अलग बोलियां हैं। आप थोड़ी दूर चलेंगे, कहीं दूसरे ज़िले में गए, वहाँ की बोली अलग, ठीक। तो इसलिए थोड़ी थोड़ी दूर पर जो है जो बोलियां होती है वो चेंज हो जाती हैं, ठीक है। और जो भाषा होती हैं इनकी अनेक बोलियां हैं, ठीक। और भाषा जो होती है वो मौखिक लिखित दोनों हो सकती है। भाषा की लिपि होती है लेकिन जो बोली होती है उसकी लिपि नहीं होती, और बोली केवल मौखिक हो सकती है, वो लिखित नहीं हो सकती, ठीक। और बोली में भाषा समाहित नहीं होती है, समझ में आया। और भाषा का व्याकरण होता है लेकिन बोली का व्याकरण नहीं होता। आप बोलते हो तो कहीं कहीं व्याकरण का ध्यान हमेशा थोड़ी दे पाते हो, मतलब वो तो आपका फ्लो बन गया तो आप बोल ले रहे हो ना, हर जगह व्याकरण जरूर मतलब नहीं होता है। और जो भाषा होती है वो इसमें जो है सार्वभौमिक एकता होती है, ठीक। और बोली जो होती है वो हर क्षेत्र की अलग अलग होती है। तो इसमें कह रहे हैं कि भाषा नाम लिपि भवति किंतु भाषा च लिपि न वर्तते। भाषा की लिपि होती केवल बोली की मतलब उपभाषा की लिपि नहीं होती। भाषा उपभाषा मध्य का अपि स्पष्ट भिन्नता नास्ति। कह रहे हैं कि भाषा और उपभाषा के मध्य में कोई स्पष्ट भिन्नता नहीं है, ऐसा कह रहे हैं। और भाषा नाम लिखित साहित्य वर्तते, कह रहे हैं कि भाषाओं में साहित्य लिखा गया है, किंतु उपभाषा मौखिक परंपरा में व आधारिता भवन्ति। उपभाषा जो है वो मौखिक परंपरा में पर आधारित होती है। भाषा उपभाषा च भाषिकता इस दृष्टिता भिन्ना भवति। भाषा और उपभाषा जो होती है वो भाषिकता रूप से दृष्टि से भिन्न होती है परंतु भौगोलिक रूप से समान होती है। तो यहाँ पर देखिए इसमें कौन सा आप राइट हो जाएगा। इसमें जो है आपका क्या हो सकता है कि भाषा और बोली के विषय में कौन सा समीचीन है। देखिए ये वाला क्वेश्चन जो है भाषा और जो है उपभाषा के विषय में इसमें समीचीन पूछा है। तो देखिए इसमें है कि भाषा की लिपि होती है किंतु उपभाषा की लिपि नहीं होती। तो देखिए अगर मैंने बोल तो दिया फ्लो में, बट अगर बोली की लिपि नहीं होगी तो लिपि तो चिन्ह होती है ना, कैसे उसको बोलेंगे, ठीक है। तो इसमें जो है सेकंड वाला जो है भाषा उपभाषा के मध्य में कॉपी स्पष्ट भिन्नता नास्ति, कोई भी ज़्यादा स्पष्ट भिन्नता नहीं होती है, ठीक है। ज़्यादातर चीज़ें जो हैं समान होती हैं, बहुत ज़्यादा स्पष्ट भिन्नता नहीं देखने को मिली है।
लेकिन मैं ये क्वेश्चन आपको और अच्छे से नेक्स्ट टाइम जो है अगली क्लास में जब भी होगी मैं इसको अच्छे से आपको प्रिपेयर करके समझाऊंगी, ठीक। तो अभी के लिए इसमें आपका जो ऑफिशियल आंसर की है उसमें यही आंसर दिया हुआ है, भाषा उपभाषा के मध्य में कोई भी स्पष्ट भिन्नता नहीं है, ठीक है। और यहाँ भी पॉजिटिव ही है, समीचीन वर्तते पूछा है, ठीक। तो ये आप उसको सही कर लेना, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट, वीरा एक सप्तमासीय शिशु अस्ति, वीरा एक 7 महीने की शिशु है। सा अधुना, वह जो है आज स्वर व्यंजन युक्तोच्चारणम करोति, स्वर व्यंजन से युक्त उच्चारण कर रही है, ठीक है। सा अधोलिखितेषु कस्य प्रयोगेन संप्रेषणम करोति, अधोलिखित में से कौन सा प्रयोग का वो संप्रेषण करती है। अव्यक्त वाक, कोइंग, स्वनिम, भाषिक वाक, त्रुटित वाक। तो देखिए, जब बच्चा 7 महीने का हो गया है, ठीक, तो वो क्या करने लगा है, अब कुछ स्वर व्यंजन मिश्रित ध्वनियों का उच्चारण वो करने लगता है, जैसे आ ई उ ए आदि, ठीक। और व्यंजन में ता मा ना का, ये सब जो है ध्वनियाँ वो ऐसे मतलब बोलते हुए वो निकल जाती है फ्लो में उससे, ठीक है। तो और इसमें जो है कूइंग क्या होता है, कूइंग आपको बता दे रही हूँ कि शिशु जो होते हैं जब 2 या 3 महीने की उम्र में जब वो स्वरों और ध्वनियों को थोड़ा बहुत बोलते हैं, जैसे ओह आह हो गया, ठीक, ये सब जैसे उनके मुंह से निकल जाती हैं तो उसको कूइंग बोलते हैं, ठीक। ये सारी ध्वनियाँ जो होती हैं, और इससे होता क्या है कि इनकी जो मांसपेशियाँ हैं वो विकसित होती हैं सब बोलने। तो देखा, वीरा एक सप्तमासीय शिशु है, तो इसमें स्वर व्यंजन से युक्त जो उच्चारण कर रहा है वो आपका बबलिंग कर रहा है, ठीक, त्रुटित वाक्य हो जाएगा। फलप्रद शब्दावली कह रहे हैं कि फलप्रद शब्दावली किम भवति, फल देने वाली प्रोडक्टिव वोकैबुलरी क्या है। फर्स्ट ऑप्शन कहता है कि शब्दा येषां प्रयोगः वयं लेखने संभाषणे च कुर्मः, कह रहे कि शब्दा येषां प्रयोगः, शब्दों का ऐसा प्रयोग, वयम लेखने संभाषणे च कुर्मः, जिसमें हम लेखन और संभाषण करते हैं, वो जो है फलप्रद शब्दावली कहलाती है, प्रोडक्टिव वोकैबुलरी कहलाती है। सेकंड कह रहे हैं कि शब्दाय पाठकाय नवीना सन्ति, शब्द जो पाठक को के लिए नए शब्द होते हैं, ठीक, नवीन होते हैं, वो कहलाते हैं। उत्पादक शब्द संपदा के बारे में यहाँ बात कर रहा है कि ये उत्पादक शब्द संपदा मतलब फलप्रद शब्दावली ये क्या होती हैं। थर्ड में कह रहे कि ते शब्दा ये यथैव ज्ञायन्ते तथा ते श्रुता, ये शब्द जिनको हम ज़्यादा सुनते हैं वैसे ही पहचानते हैं। चौथा कह रहा है शब्दा स्पष्टाः भवन्ति यदा वयम पंक्तिभ्यः परः पठामः, उन शब्दों पर ध्यान देना जिनको हम पंक्तियों से परे जाकर पढ़ते हैं, ठीक। तो उत्पादक शब्द संपदा क्या होती है इसके बारे में कहा जा रहा है। तो ज्ञान को अभिव्यक्त करने का जो साधन होता है, चाहे वो आप लिख कर करो अपने ज्ञान का अभिव्यक्ति या फिर मौखिक रूप से करो, यही उत्पादक शब्दावली कहलाती है, उत्पादक शब्द संपदा कहलाती है, ठीक। इसमें क्या होता है कि हम अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करते हैं, वाक्य में कर सकते हैं, विचार में कर सकते हैं, बातचीत करके कर सकते हैं, ठीक। वाक्य में कैसे कि मैं जाना चाहता हूँ, विचार में अपने दुख खुशी ये सब प्रकट करके कर सकते हैं, बातचीत में नमस्ते प्रणाम, ठीक है, ये सब करके हम बातचीत कर सकते हैं उत्पादक शब्दावली में। तो इसमें क्या हो जाएगा कि फलप्रद शब्दावली जो प्रोडक्टिव जो है आपका वोकैबुलरी होती हैं, प्रोडक्टिव वोकैबुलरी होती हैं, इसमें जो है आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, शब्दा येषां प्रयोगः वयम फल लेखने संभाषणे च कुर्मः, ऐसे शब्द जिसमें लेखन और संभाषण दोनों शामिल हो, वे शब्द जिनका प्रयोग लेखन और बोलने में किया जाता है वही उत्पादक शब्द संपदा होती है। 2024 में आया क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा इस बात को।
119 क्वेश्चन कहता है कि अधोलिखितेषु किम कथनम भाषा ग्रहण यंत्रम विचारेण व्याख्यात, एलएडी। ठीक, एलएडी इसको किसने कहा है? नॉम चॉम्स्की ने भी इसके बारे में चर्चा की है। ठीक, एलएडी के बारे में क्या होता है एलएडी, पहले क्वेश्चन देख लीजिए फिर बताती हूँ। अधोलिखितेषु किम कथनम भाषा ग्रहण यंत्रम विचारेण न व्याख्यात। अधोलिखित में से, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भाषा अर्जन उपकरण अवधारणा की व्याख्या नहीं की गई है? ठीक, कह रहे हैं कि किसके द्वारा व्याख्या नहीं की गई है। फर्स्ट ऑप्शन कहते हैं कि बाला कथम प्रतीकात्मक भाषाम शिक्षन्ते, बच्चे आकृति मूलक भाषा कैसे सीख लेते हैं। सेकंड कहते हैं कि किम कारणम यद बालकानां भाषिक निर्गमः तय प्राप्त निवेशात अधिकतरम वर्तते। कह रहे हैं कि बच्चों का जो भाषिक उत्पाद होता है उन्हें मिले भाषिक निवेश में अधिक क्यों होता है। ठीक है, कह रहे हैं कि किम कारणात, किस कारण से जो बालकों का जो भाषिक निर्गम होता है, भाषिक आउटपुट होता है, तय प्राप्त निवेशाम, उनका जो प्राप्ति निवेश है भाषिक निवेश से अधिक क्यों होता है। ठीक, उत्पाद जो होता है वो निवेश से अधिक क्यों होता है, सब कह रहे हैं। थर्ड में कह रहे हैं कि बाला केन प्रकारेण तेषां प्रथम भाषाम शिक्षन्ते, बच्चे अपनी प्रथम भाषा कैसे सीखते हैं। फोर्थ में कह रहे हैं कि बाला कथम चतुर्पंचवर्षस्य अल्पावधौ एव भाषा अधिगमे समर्था भवन्ति, बच्चे 4-5 वर्षों की कम अवधि के भीतर कैसे भाषा सीखने योग्य बन जाते हैं। तो 119 क्वेश्चन एलएडी के बारे में, एलएडी के बारे में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। लैंग्वेज एक्वाजिशन डिवाइस होता है। ठीक, लैंग्वेज एक्वाजिशन डिवाइस होता है। नॉम चॉम्स्की ने इसको कहा है। इन्होंने जो है इसको एक सार्वभौमिक व्याकरण का नाम दिया है। ठीक, ये कहते हैं कि प्रत्येक बच्चे के मस्तिष्क में एक डिवाइस होता है जिसकी सहायता से बच्चा सीखता है। ठीक, उसमें ग्रामर जो होता है वो पहले से उसके दिमाग में रहता है उस डिवाइस में। ऐसा कौन कहता है? नॉम चॉम्स्की जी कहते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है कि बच्चा जो है बिना प्रयास के ही सुन कर सीख लेता है। ठीक, उसके बाद बच्चा जो है गहरी सतही भाषा बोलता है, वो गहरी संरचना वाली भाषा बोलने लगता है। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा कि बाला कथम प्रतीकात्म भाषाम शिक्षन्ते, बालक जो होते हैं वो कथम, बच्चे जो होते हैं, बालक जो होता है वो कथम प्रतीकात्मक भाषा में शिक्षन्ते, आकृति मूलक भाषा कैसे सीखते हैं, ये आपका निगेटिव में आ जाएगा। ठीक, ये जो है आपका भाषा अर्जन उपकरण की अवधारणा की व्याख्या इसमें नहीं की गई है। भाषा ग्रहण यंत्र, तो इसमें राइट आंसर आपका फर्स्ट ऑप्शन। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, एकस्मिन् भाषा समुदाय में एतद् दृष्टम यत् वक्तॄणां द्वयो विभिन्न सामाजिक, कह रहे हैं कि एक समुदाय विशेष के बोलने चालने के तरीके में यह देखा गया कि विभिन्न सामाजिक आर्थिक वर्गों, विभिन्न आर्थिक सामाजिक वर्ग में देखा गया कि यस् इत्यस्य वर्णस्य उच्चारणं भिन्न रूपेण क्रियते, कि मतलब कह रहे हैं कि एक समुदाय विशेष के बोलने चालने के तरीके में यह देखा गया कि दो भिन्न भिन्न सामाजिक आर्थिक समूहों के लोग भिन्न यस जो होता है इसका, इस वर्ण का उच्चारण भिन्न रूप से करते हैं। एतत् कस्य उदाहरणमस्ति, यह किस प्रकार का उदाहरण है? एक सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन, यह एक सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन है। एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक परिवर्तन, एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक परिवर्तन है, एक सामाजिक भाषिक परिवर्तन है, या फिर एक व्यवहारिक परिवर्तन है। तो देखिए ये एक सामाजिक भाषिक परिवर्तन है।
कोई एक भाषा समुदाय है जो बातचीत में सामाजिक आर्थिक वर्ग के लोग हैं उसमें, जो यस इत्यस्य वर्णस्य उच्चारणम भिन्न, अलग अलग लोग हैं तो वो अलग अलग रूप से बोल रहे हैं। तो इसमें क्या है, सामाजिक भाषिक परिवर्तन है, समाज में अलग अलग भाषाओं का परिवर्तन है। ठीक, अलग अलग उसको भिन्न, एक ही चीज़ को भिन्न भिन्न तरह से बोलते हैं, वर्बली बोलते हैं। ठीक, तो ये इसमें आपका थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, देखिए बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।